गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आशा करते हैं आप सब लोग अपने घरों पे सुरक्षित होंगे और बढ़िया होंगे। और मैं बताना चाहता हूँ मैं भी अच्छा हूँ। फ्रेंड्स, आज टुडे जो है स्टडी, मैंने फर्स्ट क्लास जो था सीए फाउंडेशन बिजनेस क्लास का स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने फर्स्ट क्लास में इंट्रोडक्शन अबाउट सीए फाउंडेशन सिलेबस एंड उस फर्स्ट चैप्टर ऑफ बिजनेस लॉस का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो मैंने दिया था। आज हम पढ़ेंगे कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, उसके एलिमेंट्स क्या होते हैं वो देखते हैं। देन व्हाट इज कॉन्ट्रैक्ट? कॉन्ट्रैक्ट terms is defined under section 2H of the Indian Contract Act 1872. It is well said that an agreement enforceable by law. इसमें दो टर्म्स आपको दिख रहे होंगे, एक एग्रीमेंट है और दूसरा जो है enforceable by law। अब ये दोनों जो टर्म्स हैं उसको भाई एलिब्रेट किया गया है कि एक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनीशन है उस बहुत छोटे वर्ड में दिया, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉड वर्ड है। एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल है, तो हमारे ध्यान में आता है कि एग्रीमेंट क्या होता है। द कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। फर्स्ट है एन एग्रीमेंट एंड इट्स इन्फोर्सेबल बाय लॉ। अब नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या है कि एग्रीमेंट क्या होता है। Agreement, the term agreement given in section 2E of the act is defined as every promise and every set of promise forming the constitution for each other। मतलब एग्रीमेंट क्या है? प्रॉमिस हम किसी को कर रहे हैं या सेट ऑफ प्रोमिसेस जिसे किसी कंसिडरेशन के लिए एक दूसरे के एक्सचेंज के आधार पे हम करेंगे, उसको हम एग्रीमेंट बोलते हैं। अब प्रॉमिस, इसमें वर्ड आ गया प्रॉमिस, कंसिडरेशन, ये हम इसको समझना पड़ेगा हम लोगों को कि प्रॉमिस क्या होता है। तो सेक्शन 2B ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 defines promises as when the person to whom proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted, the proposal when accepted becomes a promise। मतलब प्रॉमिस है, प्रॉमिस कब कहा जाएगा कि ये प्रॉमिस है? तो प्रॉमिस एक सिंपल वर्ड्स में कहते हैं, एक प्रपोजल होता है। प्रपोजल को जब किसी व्यक्ति द्वारा एसेंट मिल जाता है या एक्सेप्ट कर लिया जाता है तो वो प्रॉमिस होता है। तो आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि एग्रीमेंट में सबसे पहले कहा गया कि एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। तो जो डिफिनीशन ऑफ प्रॉमिस क्या है वो आप लोगों ने समझ लिया कि कोई भी प्रपोजल जो है अगर एक्सेप्ट कर लिया जाता है पार्टी द्वारा तो वो प्रॉमिस हो जाता है। जो है हम आगे बढ़ेंगे। अब होता है कि द फॉलोइंग पॉइंट्स इमर्ज फ्रॉम द above definitions। फर्स्ट, when the person to whom proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted, accepted proposal becomes promise। चार पॉइंट टोटल हुए कि when the person to whom the proposal is made signifies his assent on that proposal which is made to him, the proposal becomes accepted, the accepted proposal becomes promise। सिंपल, आई थिंक यहाँ पे कोई आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं। तो इसका जो इक्वेशन बनता है आप कह सकते हैं एग्रीमेंट इक्वल टू ऑफर ऑब्लिक प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, इसको हम कह सकते हैं। एग्रीमेंट में प्रॉमिस करते हैं, प्रॉमिस कब कहलाएगा? ऑफर या प्रपोजल हो और उसका एक्सेप्टेंस होना चाहिए पार्टी द्वारा, तो इसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। नेक्स्ट पार्ट है हमारा इनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। Enforceability by law, an agreement to become a contract
must give rise to a legal obligation, which means duly enforceable by law. इट मीन्स दैट कि हम किसी इलीगल वर्क के लिए या इलीगल टास्क के लिए हम एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं। वो इंडिया में या जिस भी कंट्री के रेफरेंस में बनाया जा रहा है उस कंट्री के लॉ के अनुसार वो इन्फोर्सेबल हो। अगर इन्फोर्सेबल नहीं है तो वो नल एंड वाइड होगा कॉन्ट्रैक्ट। तो आपने दोनों वर्ड जो है एग्रीमेंट का समझ लिया होगा कि भाई इसमें एक तो पहला जो है एग्रीमेंट, दूसरा जो इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ। एग्रीमेंट क्या होता है? सेट ऑफ प्रोमिसेस या प्रॉमिस। प्रॉमिस क्या होता है? प्रपोजल और एक्सेप्टेंस को मिला के उसको एग्रीमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट, कॉन्ट्रैक्ट हम कह सकते हैं जो इक्वेशन आया, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सेबल बाय लॉ। यानी टू सिंपल थिंग्स है। अगर कोई भी हम कॉन्ट्रैक्ट सेट आउट करते हैं तो उसमें एक्सेप्टेड प्रपोजल ऑब्लिक एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय लॉ होना चाहिए। एग्जाम्पल हम देखेंगे, ए एग्रीज विथ बी टू सेल कार for rupees 2 lakhs to B. Here A is under an obligation to give car to B and B has right to receive car for payment of rupees 2 lakhs. And so B is under an obligation to pay rupees 2 lakhs to A and A has right to receive 2 lakh. एग्जाम्पल में आप लोगों को क्लियर होगा कि B और A जो है दो पार्टी हैं। B को क्या करना है? A agrees to with B to sell car फॉर रुपीज 2 lakhs टू बी। तो ए को कार अपना बेचना है, कितने में बेचना है? फॉर रुपीज 2 लाख में। और बी को कार लेना है, कितने में ऑफर है? कार लेना है फॉर रुपीज 2 लाख। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो एग्जाम्पल नंबर 1 में ये दिया गया है कि ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि कार बेचना और खरीदना ये वैलिड इन इंडिया है और कंसिडरेशन भी है, एक्सेप्टेंस भी है ऑफर, इसलिए ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। राइट। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल जो दिया है सेकेंड नंबर में, फादर promises his son to pay him pocket allowance for half rupees 500 every month, but he refuses to pay later. The son cannot recover the same in court as this is a social agreement. This is not created with intention to create legal relationship and hence it is not a contract. फादर और सन का रिलेशनशिप इसमें है, जिसको फादर ने प्रॉमिस किया कि मैं 500 पर मंथ दूंगा, बट ही रिफ्यूजेस टू पे लेटर, तो द सन कैन नॉट रिकवर द सेम इन द कोर्ट एज लॉ, दिस इज सोशल एग्रीमेंट। ये कोई एग्रीमेंट का नहीं कर सकते इसको, क्योंकि कोई इसके दोनों पार्टी के एक पार्टी द्वारा ये सिर्फ प्रॉमिस किया गया है, इसलिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते। ये सोशल एग्रीमेंट बोलते हैं इसको। नेक्स्ट,
So the law of contract deals with only such legal obligation which has resulted from agreement. Such obligation must be contractual in nature. Contractual in nature होना चाहिए. However, some obligations are outside the purview of the law of contract. Example 3. An obligation to maintain wife and children, an order of the court of law, etc. These are status obligation and so out of the scope of contract. अगर कोई कोर्ट द्वारा ऑर्डर किया गया है कि किसी व्यक्ति को कि अपनी वाइफ और बच्चों का उनका मेंटेनेंस के मेंटेन करें लाइफ, तो उसके लिए ये कोई एग्रीमेंट नहीं है, ये कोर्ट का ऑर्डर है और ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के स्कोप से बाहर भी है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा इसका. डिफरेंसेस बिटवीन एग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान रखिएगा. अब इसमें हम लोग देख सकते हैं आगे कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या बेसिस हैं इनके. बेसिस ऑफ डिफरेंसेस, पहला जो है मीनिंग. एग्रीमेंट, एग्रीमेंट ऑलरेडी हमने आपको पढ़ाया है. एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट एनफोर्सेबल बाय लॉ, एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी. मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका सब पार्ट, एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट का सब पार्ट है. मतलब कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट प्लस लीगल इन्फोर्सिबिलिटी हो तो वो कॉन्ट्रैक्ट होगा. जबकि एग्रीमेंट क्या है कि एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है जिसका डिफिनीशन है प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिसेस फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस. स्कोप, इट्स वाइडर टर्म इंक्लूडिंग बोथ लीगल एंड सोशल एग्रीमेंट. एग्रीमेंट क्या है? वाइडर वर्ड है जिसके सोशल एग्रीमेंट भी आते हैं, लीगल एग्रीमेंट. इट इज यूज्ड इन नैरो सेंस विद स्पेसिफिकेशन दैट कॉन्ट्रैक्ट इज ओनली लीगली एनफोर्सिएबल एग्रीमेंट. मतलब सिंपल है कि कॉन्ट्रैक्ट का में वही एग्रीमेंट आएंगे जिनके लीगली इन्फोर्सिएबल हो, जो लीगली रूप से शूट किए जा सके, वही कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट में कवर होते हैं. तो स्कोप में जो वाइडर एग्रीमेंट वाइडर टर्म है और कॉन्ट्रैक्ट जो है नैरो सेंस में है. कॉन्ट्रैक्ट वही होगा जो लीगली इन्फोर्सेबल एग्रीमेंट होगा. लीगल ऑब्लिगेशन, इट मे नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन. एग्रीमेंट द्वारा लीगल ऑब्लिगेशन नहीं हो सकता है. एन एग्रीमेंट डज नॉट ऑलवेज ग्रांट राइट्स एंड ग्रांट्स राइट्स टू द पार्टीज. एग्रीमेंट जो है तो हमेशा किसी को अधिकार नहीं देता है. necessarily creates a legal obligation. A contract always grants certain rights to every party. Nature, all agreements are not contract या all contracts are agreements. यानी ऊपर बताया गया जैसे all contracts are agreements but all agreements are not contract. We further essentials of valid contract as given by section 10 of the Indian Contract Act, not given by section but are also considered essential. देखिए कुछ essentials of valid contract जो दिए गए हैं, कुछ तो section 10 of Indian Contract Act 1872 प्रोवाइड करता है, कुछ सेक्शन में तो नहीं, लेकिन ये इसेंशियल कंसीडर किया जाता है डिसीजन जो है कोर्ट के लेटर ऑन को एक्ट के बाद, तो उसको भी इसमें शामिल कर लिया गया कि एसेंशियल ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या है. तो इसमें पहला पार्ट है एग्रीमेंट. जो इंडियन सेक्शन 10 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो पहला एसेंशियल एलिमेंट है एग्रीमेंट है. दूसरा जो है फ्री कंसेंट, कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज. मतलब कॉम्पिटेंसी मतलब वो मेजर होना चाहिए जिनके ऊपर जिनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, उन लीगल मेजर होने चाहिए, माइनर नहीं होने चाहिए. या मतलब डिफरेंट टाइप के उसके कंडीशन आगे हम लेटर पढ़ेंगे कि क्या क्या कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए. लॉ फुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लीगल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वाइड एज पर सेक्शन
24 to 30 एंड 56। और जो सेक्शन 10 में नहीं दिया गया है फिर भी एसेंशियल है कि टू पार्टी एटलीस्ट होनी चाहिए, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होने चाहिए, फुलफिलमेंट ऑफ लीगल फॉर्मेलिटीज होनी चाहिए, सर्टेन सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होनी चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए। इन सभी टर्म्स को हम आगे पढ़ेंगे और इसको समझेंगे। ठीक है, आप लोगों को जो नहीं समझ में आए प्लीज उसको कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, मैं उसको डिटेल में आप लोग कर दूंगा आपको। In terms of Section 10 of the Act, all agreements are contract if they are made by the free consent of the parties competent to contract for lawful consideration with lawful object and not expressly declared to be void। ये सेक्शन 10 में जो डिफाइन किया गया उसी पॉइंट को अलग अलग हम लोगों ने दिखाया कि जिसमें एग्रीमेंट होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, ऑल पार्टीज कंपेटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, कंपेटेंसी होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड टू बी वाइड होना चाहिए। राइट, नेक्स्ट पार्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पेज ओके। आई थिंक विजुअल होगा सीट आप लोगों को। पहला जो है टू पार्टीज, वन कैन नॉट एक्ट, one cannot contract with himself, a contract involves at least two parties, one parties making the offer and other parties accepting it. A contract may be made by the natural person and by other person having legal existence, companies, universities. It is necessary to remember that identity of the parties are to be ascertainable. To constitute a contract of sale, there must be two parties, seller and buyer. The seller and buyer must be different person because a person cannot buy his own goods। तो आप कह सकते हैं कि कोई भी लीगल कॉन्ट्रैक्ट में तो एटलीस्ट टू पार्टी होने चाहिए, क्योंकि आदमी स्वयं से कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता है। तो आप स्टेट ऑफ गुजरात एंड राम रमन लाल एस एंड कंपनी में कहा गया है, when and dissolution of a partnership, the assets of the firm were divided among the partners. The sale tax officer wanted to tax this transaction. It was held that it was not a sale. The partner being joint owner of the assets cannot be both buyer and seller। राइट, तो एक पार्टी जो है खुद को सामान अपना अपना ही सामान खुद को नहीं सेल कर सकता है। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट इन कोई भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में टू पार्टीज होनी चाहिए। सेकेंड पॉइंट है पार्टीज must intend to create legal obligation। Legal obligation means there must be an intention on the part of the parties to create legal relationship between them। Social or domestic type of agreement are not enforceable in court of law, hence they do not result into contracts। Social and domestic types, जैसे husband agrees to pay his wife certain amounts of as maintenance every month while he was abroad. Husband failed to pay promised amount. Wife sued him for the recovery of the amount. Here, in this case, wife could not recover as it was a social agreement. The parties did not intend to create a legal relationship। Balfour versus Balfour। इस तरह नेक्स्ट एग्जांपल भी है। Lekpal promises to pay 5 lakhs to his son if son passes CA exams। On passing exam, the son claims the money. Here the son could not recover as it was a social agreement। एग्जाम्पल नंबर 7 आप देख सकते हैं। A sold goods to B on a condition that he must pay for the amount of goods within 30 days। Here intended to create legal relationship with B, hence the same is contract।
On the failure by the B for making payment on due date, A sue him in the court of law. Next, third point है other formalities to be complied with in certain cases. A contract may be written or spoken. As to the legal effects, there is no difference between a written content and contract made by the word of mouth. मतलब कॉन्ट्रैक्ट कोई भी रिटेन होनी चाहिए और स्पोकन होना चाहिए. As to the legal effect, there is no difference between written contract and contract made by word of mouth. But in the interest of the party, the contract must be in written. In case of certain contracts, some other formalities have to be complied with to make an agreement legally enforceable. और इसलिए ये कहा गया है कि पार्टी हमेशा जो है कोशिश करे रिटर्न एग्रीमेंट बनाए ताकि आगे चल के इन्फोर्सबिलिटी में कोई दिक्कत ना हो. जैसे फॉर एग्जांपल ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट वैलिड except as a written contract. Further, in case of certain contract, registration of contract under the laws which is in force at the time is essential for it to be valid in the case of immovable property. But where there is any statutory requirement that any contract to be made in writing or in the presence of witnesses, any law relating to the registration of the document must be complied with. Certainty of meaning. The agreement must be certain and not vague and indefinite. मतलब ये एकदम सर्टेन होना चाहिए, एग्रीमेंट क्लियर होना चाहिए, वाग और इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए. एग्जांपल नंबर 8 हम देखेंगे. ए एग्रीज टू सेल to be 100 tons of oil. This is nothing certain in order to show what kind of oil was intended for. ये सर्टेन कॉन्ट्रैक्ट नहीं लग रहा है, सर्टेनिटी नहीं दिख रही है इस कॉन्ट्रैक्ट, तो इसको हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानेंगे. एग्जांपल नंबर 9 में XYZ Limited agreed to lease the land to Mr. A for indefinite period. Contract is not valid as the period of lease is not mentioned. Possibilities of performance of an agreement. The term of agreement should be capable of performance. It's an agreement to do an act impossible is in itself cannot be enforced. अब जैसे कोई कह दे कि भाई चांद पे चढ़ने का, लेकिन अब तो वो भी पॉसिबल है, लेकिन बहुत सारे ऐसे एक्ट हैं जिसको हम कहने के लिए एग्रीमेंट नहीं कर सकते हैं. इम्पॉसिबल चीज़ों के लिए मतलब एग्रीमेंट अगर हुआ है तो वो लीगल एग्रीमेंट नहीं होगा, लीगल कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. नेक्स्ट पेज. अब एग्जाम्पल 10. A agrees with B to discover treasure of magic. This agreement cannot be enforced as it is not possible to be performed. Essential elements of a valid contract. Essential elements of valid contract जो है यहाँ आप लोग देख सकते हैं कि चार्ट में सर्किल द्वारा दिखाया गया है. आप इसको देखेंगे. वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पहला जो है हमने पढ़ा है, फ्री कॉन्सेंट होना चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, सर्टेनिटी ऑफ मीनिंग होना चाहिए, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस होना चाहिए,
नॉट डिक्लेयर टू बी बायड होना चाहिए, लीगल फॉर्मेलिटीज होना चाहिए, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज होना चाहिए, लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, इंटेंशंस टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होना चाहिए, ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। ये आप लोग जो हमने ऊपर पढ़ा है उसी का ये सारा जो है एक समरी एक तरह से कर सकते हैं आप लोगों के सामने सर्कुलर टाइप बना के दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है। आप लोग इसको बना के कॉपी में रख सकते हैं। अब सेक्शन 10 जो है जो एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है उसके बारे में एलिब्रेट किया गया है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस आर एन एग्रीमेंट। एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्रीमेंट होना चाहिए या ऑफर एंड एक्सेप्टेंस होना चाहिए। An agreement is the first essential elements of valid contract according to section 2E of the Indian Contract Act 1872. Every promise and every set of promises forming consideration for each other is an agreement, and according to section 2B, a proposal when accepted becomes a promise. An agreement is an outcome of offer and acceptance. Next जो है आप फ्री कॉन्जेंट। फ्री कॉन्जेंट मतलब किसी जोर जबरदस्ती से नहीं हो किया गया हो कोई भी एग्रीमेंट तो उसको लीगल कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे। टू और मोर पर्सन आर सेड टू बी consent when they agree upon the same things in the same sense. This can also be understood as identity of minds in understanding the terms which consensus and added on. Further, such a consent must be free. Consent would be considered as free consent if it is not caused by a coercion, undue influence, फ्रॉड, मिसरिप्रेजेंटेशन, मिस्टेक्स। ये वर्ड जो है आगे आप लोग इसको डिफाइन किया गया है जो आगे कोएर्सन, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब जबरदस्ती किसी के दबाव में करना, फ्रॉड हो, मिसरिप्रेजेंटेशन हो, झूठ झूठाई, मिस्टेक हो, गलती हो, दबाव हो, ये आप ये इस तरह के द्वारा अगर इसके अंतर्गत जो कारणों से हुआ है तो वो फ्री कंसेंट नहीं बोला जाएगा और वो कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड नहीं होगा। एग्जाम्पल नंबर 10 आप देखेंगे ए हु ओन्स टू कार इज सेलिंग रेड कार टू बी, बी थिंक्स ही इज परचेजिंग द ब्लैक कार। मतलब उसको क्लियर नहीं है कि कौन सा कार वो खरीद रहा है जबकि ए जो है अपना रेड कार बेचने की तैयार है। देयर इज नो कंसेंसस एट आइटम एंड हेंस नो कॉन्ट्रैक्ट। मतलब यहाँ जो है मिस रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। मतलब ये अगर कॉन्ट्रैक्ट अगर वैलिड बनाना है तो इसको क्लियर मेंशन करना पड़ेगा कि विल यू बाई माय रेड कार फॉर रुपीज 3 lakhs। तो वी सेड यस टू इट, देयर इज सेड टू बी कंसेंसस एट आइटम, द मीनिंग इज टेकन इन द सेम सेंस बाय बोथ पार्टीज। मतलब इस फ्रेज का मतलब होता है बी कंसेंसस एट आइटम, मतलब होता है कि सेम सेंस बाय बोथ पार्टी। नेक्स्ट, टू डिटरमाइन फॉर एग्जांपल नंबर 12 जो है threaten to suit B if he does not lend him 2000 and B agreed to it. Here the agreement is entered into coercion, ये दबाव में किया गया है, hence not a valid contract। अब कनपट्टी पे बंदूक लगा दिया है, अब वो तो जो कहेगा वो करेगा, तो अब इसको कॉन्ट्रैक्ट थोड़ी कहेंगे, ये तो जोर जबरदस्ती में कोएर्सन में किया गया है, राइट। तो ये है आज का जो क्लास है हम लोग यहीं तक करेंगे। नेक्स्ट कल जो है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्लास अपलोड की जाएगी फर्दर। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें।